परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों आपके अंदर भी हुनर है, अपने हुनर को पहचानिए। वो कहते नहीं है ना, पढ़ो लिखो IAS बनो, मिर्ज़ापुर देखे है ना, पढ़ो लिखो IAS बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो। तो टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा जो टॉपिक है वह है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन मीन्स होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, हाँ भैया, मेंसुरेशन माने क्षेत्रमिति। मतलब क्या होता है? क्षेत्र मतलब होता है एरिया, क्षेत्र मतलब होता है एरिया। जैसे ब्लैक बोर्ड का ये एरिया है ना, ब्लैक बोर्ड इतना स्थान घेरा है। ब्लैक बोर्ड देखिए, इतना, ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ना, इतना स्थान घेरा है। ब्लैक नहीं है, व्हाइट है, बोल गए सॉरी। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इतना स्थान घेरा ना, इसे कहेंगे एरिया। अमिति मतलब होता है मापना, मेजरमेंट। एरिया को मापना मेंसुरेशन, एरिया को मापना हो गया हमारा मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति, क्षेत्र मतलब एरिया, मिति मतलब मापना। मेंसुरेशन एरिया को मापना। अब आपको बता दे भैया, ध्यान से सुनिएगा। मेंसुरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है 2D, एक होता है 3D। दो पार्ट होंगे इसमें, एक ठू होगा 2D, एक ठू होगा 3D। 2D 3D मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। मतलब का 2 डायमेंशन में होगा लंबाई होगी चौड़ाई, 2 डायमेंशन में होगा भैया लंबाई, उसके साथ होगा चौड़ाई। जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें लंबाई के साथ चौड़ाई होगी उसे हम कहेंगे 2D। अब 3D में क्या होता है भैया? 2 मतलब दो चीज, एक हो गई लंबाई, एक हो गई चौड़ाई। अब 3 का मतलब क्या है? जिसमें होगी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, लंबाइयो हो, चौड़ाइयो हो, ऊंचाई भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? 3D, 3 डायमेंशन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 2D लंबाई और चौड़ाई। 2D में क्या आएगा? 3D में क्या आएगा? बात ये आती है। 2D में क्या आता है, 3D में क्या आता है भैया? बात ये आती है। तो 2D में आता है हमारा सर्कल, ये हमारा सर्कल, गोल आकृति सर्कल। सर्कल कहाँ भैया? कहीं भी बहुत जगह देखे होंगे। साइकिल का पहिया गोल, मोटरसाइकिल का पहिया गोल, बोतल का ढक्कन भी होता है सर्कल में गोल, बोतल का पेंदी होता है गोल। ये तो देख रहे हैं, ये कैप भी हमारा गोल है, ध्यान से देखिएगा गोल। मुँह भी गोल, पृथ्वी भी गोल। 2D हो गया हमारा 2D। 2D में होगा सिर्फ लंबाई और चौड़ाई। इसमें क्या आता है? एक आता है हमारा सर्कल। वृत्त इसे हिंदी में कहते हैं वृत्ति। अब देखिए, एक ये हो गया, एक हो गया त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज भैया, त्रिभुज जिसमें 3 कोने हो। त्रिभुज में क्या होगा? लंबाई के साथ चौड़ाई, लंबाई के साथ चौड़ाई। ये भी 2D है। चतुर्भुज भी तो है 2D, या भी है चतुर्भुज 2D। इतने हो गए, अब ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ होंगे भैया जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। 2D में वृत्त आ गया, त्रिभुज आ गया और चतुर्भुज, ये तो हो गया। वृत्त में होता है लंबाई चौड़ाई, त्रिभुज में भी होगा लंबाई चौड़ाई, चतुर्भुज में भी होगा, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। ये तो हो गई हमारी 2D। अब 3D में देख लेते हैं। 3D में क्या आता है? 3D में आता है हमारा बेलन। ये हो गया हमारा बेलन, बेलना। रोटी बेलने वाला वो भी है हमारा, उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई भी है। ये हो गया हमारा बेलन। रोटी बेलने वाला भी तो होता है बेलना, होता है ना, हो गया बेलन। बेलन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। अब क्या होगा भैया? घन। ये हो गया घन।
घन में भी होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हो गया एक। अब इसमें हो गया घनाभ, थोड़ा सा इसको इसे फैला देना तो घनाभ बन जाएगा, घन को थोड़ा इसे फैला दे तो घनाभ बन जाएगा, ये हमारा घनाभ बन गया। ये हो गया घन, ये हो गया घनाभ, घनाभ। अब क्या आता है, शंकु, जोकर की टोपी देखे हैं वह भी है, ऐसे हो गया जोकर की टोपी, जो जोकर ऐसे 3 कोण का पहना रहता है सर पे, उसे कहते हैं शंकु। अब देखिए इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बहुत कुछ है भैया, सिलेंडर, उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आपको फिर से एक बार दोहरा दें, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, एरिया को मापना मेंसुरेशन के अंदर आता है। मेंसुरेशन 2 प्रकार के होंगे भैया, एक होगा 2D, एक होगा 3D। 2D में क्या आएगा, 2D में होगा वृत्त होगा, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें लंबाई है चौड़ाई है, ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं है, लंबाई है और चौड़ाई है बस। अब देखिए 3D में क्या होगा भैया, 3D में जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, लंबाई हो चौड़ाई हो ऊंचाई हो, तो हो गया ना हमारा 3D। देखिए बेलन भी, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। घन, ये देखें हैं क्यूब जो इसे से करके करते हैं, एक झटके में सॉल्व कर देते हैं, बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने, बहुत दिमाग वाले हैं तो सॉल्व कर देते हैं, या तो खोल के उसको ऐसे लगा दो सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या होता है भैया, लंबाई होता है चौड़ाई होता है ऊंचाई होता है। शंकु, जोकर की टोपी, उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तो हो गया। तो इसमें सबसे पहले क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम पहले वृत्त लिखें, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा आज का वीडियो वृत्त पर समर्पित है, पूरा वीडियो आज का हमारा वृत्त पर ही खत्म हो जाएगा। मेंसुरेशन में आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह वृत्त पर बनेगा। मेंसुरेशन में पहला टॉपिक है वह वृत्त पर बनेगा। तो देखिए ध्यान से, वृत्त, ये हो गई हमारी वृत्त। वृत्त की परिभाषा क्या भैया, वृत्त एक गोल सी आकृति है। वृत्त की परिभाषा क्या भैया, गोल सी एक आकृति है। वृत्त एक गोल सी आकृति है, इसके घेरे को कहते हैं परिधि। वृत्त एक गोल सी आकृति है, इसके घेरे को परिधि कहते हैं। परिधि जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि देखिए ये रेखा है ना, ये रेखा है, एक लाइन हमने खींच दी, यह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है। कैसे, देखिए एक बिंदु यहाँ लिखे, ऐसे सटा के बिंदु को इसे बनाते जाएंगे तो हमारी एक रेखा इतनी लंबी तैयार हो जाएगी। तो अनंत बिंदुओं से मिलकर हमारी रेखा बनती है। परिधि भी तो एक रेखा है जो इस वृत्त को घेरे हुए है, परिधि से ही वृत्त बनता है। तो क्या कहेंगे भैया, वृत्त के घेरे को परिधि कहते हैं। ये जो घेरा है वह हो गया हमारा परिधि। अब इसके बीच वाले एकदम सेंटर में पहुंच जाएंगे ना, तो इसको क्या कहेंगे, केंद्र बिंदु। केंद्र एकदम सेंटर में, बीचों बीच, इस वृत्त का एकदम बीच वाला भाग, बीचों बीच वाला हिस्सा, वह हमारा होगा वृत्त का केंद्र। ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र, बीच वाला हिस्सा वृत्त का केंद्र। ये जो गोल सा एरिया जो घेरा है वह हो जाएगा परिधि। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो मान लेते हैं केंद्र हो गया। केंद्र को ओ से लिखा जाता है। मैक्सिमम आप किताब खोल के पलट लीजिए, इसे खोलिए और देखिए, जहाँ भी वृत्त लिखा है ना उसके सेंटर को 90 या 95% जगह ओ से लिखते हैं। क्यों भैया, ओ वृत्त के समान है, उसके केंद्र बिंदु के एकदम समान है, वृत्त के समान ओ रहता है, इसीलिए ओ लिखते हैं। तो इसको पहचानने का आसान तरीका, ओ लिखिए, कोई भी लिख दीजिए अल्फाबेट, ए से जेड तक कुछ भी लिख दीजिए, बस आपको पहचानने आना चाहिए कि वृत्त का केंद्र कहाँ है। वृत्त के एकदम सेंटर में, बीचों बीच में वृत्त का केंद्र होता है। हो गया, इस घेरे को परिधि कहते हैं। यह भी हो गया, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, परिधि के किसी एक बिंदु को केंद्र से अगर हम मिला दें,
परिधि के किसी एक बिंदु को अगर हम केंद्र से मिला दे तो इसको हम कहेंगे त्रिज्या। इसको हम कहेंगे त्रिज्या। इसे हम आर से लिखते हैं। वृत्त के केंद्र को, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से अगर मिला दें तो उसको कहते हैं त्रिज्या। उसको कहते हैं त्रिज्या। अब देखिए, अब आपसे कहा कि केंद्र जो है वृत्त के एकदम सेंटर में बीचों बीच ऐसे है, बीचों बीच एकदम है, तो हमने क्या किया भैया, अब देखिए त्रिज्या, जो हमारी त्रिज्या होती है परिधि चारों तरफ से बराबर होगी। ये जो त्रिज्या है हमारी, वृत्त कहीं से भी त्रिज्या नाप लें, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, परिधि के किसी भी बिंदु पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा होगी, वह त्रिज्या होगी। त्रिज्या वृत्त के किसी भी स्थान पर बराबर होगी। ये जो दूरी है ये भी बराबर होगा, ये जो दूरी है ये भी बराबर होगा। साइकिल का पहिया देखे हैं, उसके बीच में ऐसे होता है, बगल में तिल्लियाँ लगी होती हैं। सभी तिल्लियाँ एक साइज की होती हैं, सभी तिल्लियाँ एक के साइज की होंगी भैया, तभी तो पहिया नाचेगा। अगर ये छोटा बड़ा कर देंगे तो होगा, कुछ नहीं होगा। ये समझ लीजिए त्रिज्या है, जो तिल्लियाँ हैं त्रिज्या है। पहिया हमारा एक वृत्त है, उसकी तिल्लियाँ त्रिज्या है, तो मान लेते ये भी तिल्ली है। तो पहिए की तिल्लियाँ एकदम बराबर तो होती है ना, आपको पता है, हाँ या ना? हाँ, बराबर होती हैं। पहिए की तिल्लियाँ एकदम बराबर होती है, तो मान लेते हैं वो जो तिल्लियाँ हैं त्रिज्या है, तो त्रिज्या सब जगह बराबर होंगी। तो हम लिखते थोड़ी ना, सब जगह थोड़ी लिखेंगे। आपको पता हो गया कि त्रिज्या बराबर होती है सब जगह। वृत्त के किसी भी स्थान पर अगर हम केंद्र से परिधि को मिला दें तो त्रिज्या सब जगह बराबर होगी। तो ये हमारा त्रिज्या। परिधि, वृत्त के घेरे को परिधि कहते हैं। वृत्त के सेंटर वाले एकदम बीच वाले भाग को केंद्र कहते हैं। अगर परिधि से किसी बिंदु को, परिधि के किसी बिंदु से एक रेखा केंद्र से मिला दें तो उसको कहेंगे त्रिज्या। ये हो गया हमारा। अब व्यास देख लेते हैं। त्रिज्या, अगर वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दे केंद्र से, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम केंद्र से मिला दे तो वह हमारा हो जाएगा व्यास। ये हो गया हमारा व्यास। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अब इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु, मतलब कि एकदम केंद्र से होकर जाती है, वही हमारा व्यास कहलाता है। वृत्त के परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, एकदम बीच से होकर जा रही है, तो हमारा क्या होता है व्यास। अब देखिए यहाँ से यहाँ गए तो त्रिज्या ये आर हो गया। अब जब यहाँ से यहाँ गए त्रिज्या ये भी तो आर हो गया। क्या हो गया भैया, 2r। अब ध्यान से देखिएगा, व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से इस बिंदु से केंद्र तक गए, r दूरी चलनी पड़ी। अब केंद्र से फिर इस बिंदु तक गए तो फिर r दूरी चलनी पड़ी, तो दोनों दूरियां मिला लीजिए ना, r प्लस r हो गया 2r। तो आपको बता दे व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो आपको इतना पता चल गया। वृत्त के घेरे को कहते हैं परिधि, उसके एकदम बीच वाले बिंदु को कहते हैं केंद्र। अब केंद्र से किसी बिंदु को परिधि से मिला दें, या तो परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से मिला दे तो वह जो रेखा बनती है वह रेखा त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए वह व्यास कहलाती है, और व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। ये हो गया। अब एक चीज और बच रहा है, जीवा। जीवा आप देखिए, अगर वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है वह व्यास कहलाती है।
और जो केंद्र से होकर नहीं जाएगी वह जीवा कहलाएगी। जो केंद्र से होकर रेखा जाती है वह व्यास कहलाती है, और जो केंद्र से होकर नहीं जाती वह जीवा कहलाती है। तो यहाँ से भी पार दें एक रेखा, क्या यह व्यास है? यह व्यास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह केंद्र से होकर नहीं गई भैया, या बगल से होकर गई, तो यह भी जीवा है, यह भी जीवा है, यह भी जीवा है। जो रेखा केंद्र से होकर जाएगी वह व्यास, और जो केंद्र से होकर नहीं जाएगी वह जीवा। बस अब ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी जीवा कौन है? ये छोटी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, ये बीच वाली सबसे बड़ी। फिर इधर घूमेंगे तो ये भी छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी, ये भी छोटी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से गए बढ़ते हुए क्रम में, इससे बड़ी रेखा ये है, इससे बड़ी ये, और सबसे बड़ी ये बीच वाला। अब जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उससे छोटा वाला आ जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो और छोटा, फिर और छोटा। सबसे बड़ा रेखा कहाँ है? बीच में। तो आप यह भी कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यह भी तो जीवा है लेकिन यह केंद्र से होकर गई, तो इसलिए इसे व्यास कह दिए। तो यह भी कह सकते हैं हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भैया व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। यह त्रिज्या का दुगुना होता है, इतना तो हम समझ गए। सबसे पहले क्या किया भैया? एक वृत्त बनाए, इस घेरे को हमने कहा दिया परिधि। वृत्त के घेरे को कहते हैं परिधि, इसके बीच वाले एकदम सेंटर वाले भाग को कहते हैं केंद्र बिंदु, इसे ओ से दर्शाते हैं। अब देखिए, अगर केंद्र बिंदु से एक रेखा खींच दे परिधि तक, तो यह रेखा हमारी हो जाएगी त्रिज्या। अब एक रेखा और इधर से मिला दे तो यह हो जाएगा व्यास। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, यह भी एक बिंदु है, यह भी एक बिंदु है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है वह त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर ना जाए वह जीवा कहलाती है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। इतना तो हो गया, वृत्त के बारे में इतना हम बहुत कुछ जान लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा कौन सा भैया? मेन मुद्दा ये है, अब देखिए हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया, बढ़िया नहीं बना लेकिन बना है वृत्त ही। अब देखिए एक हमने गोला बना दिया। अब क्या हुआ था भैया? अब देखिए ध्यान से, ये हमारा है त्रिज्या, इतना तो हम लिखते हैं हमेशा। अब देखिए क्या होता है, वृत्त के अंदर जो खाली स्थान होता है, वृत्त के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं या एरिया कहते हैं। वृत्त के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं, खाली स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। जो घेरे के अंदर जो खाली स्थान होगा उसे क्षेत्रफल कहेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसकी परिधि भी होती है, वृत्त की परिधि होती है, क्या होती है भैया? इसको ध्यान से नोट कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको नोट कीजिए, पाते गिनेंगे 1 2 3 4 5। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है मेंसुरेशन में पाई का मान कितना होता है? क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है 22/7। ये हो गया हमारा क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है हमारा 22/7। ये हो गया हमारा। अब आपसे पूछ लें वृत्त का परिमाप बताइए। वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। इतना आपको पता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। नोट कीजिए, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। परिमाप भी कह सकते हैं इसको, परिमाप भी कह सकते हैं या फिर परिधि भी कह सकते हैं। सबसे बढ़िया लिख देते हैं परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? इतना आप रट लीजिए, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम जब लिख देते हैं यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इतना तो हो गया।
क्या हम पाई की जगह, पाई का मान क्षेत्रमिति में 22/7 होता है, इतना होता है ना। अगर हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त की परिधि 2πr, अगर हम यहाँ पर 22/7 लिख दें इंटू आर कर दे तो क्या होगा भैया, 2 का गुना 22 में करेंगे तो क्या होगा भैया 44/7 इंटू आर। वृत्त की परिधि कितना आया 44/7 इंटू आर, 44/7 इंटू आर। ये आ गया हमारा वृत्त की परिधि। हमने क्या किया भैया, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान क्षेत्रमिति में होता है 22/7, त्रिकोणमिति में होता है 180 डिग्री। तो ये क्षेत्रमिति है तो इसमें लिख देते हैं 22/7। अब वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो हम क्या ये लिख सकते हैं भैया, पाई का मान अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 22/7 तो 2 गुने 22/7 इंटू आर, ये हो गया हमारा। अब 2 का गुना 22 में करेंगे तो 44/7 इंटू आर। इतना तो आपको आता ही, हमें पता है। अब ये आपको हम क्यों बताएं, ये आपको हम इसलिए बताएं क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आता है। वृत्त का क्षेत्रफल है πr², और वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है अभी हमने निकाला 44/7 इंटू आर, ये है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि किसी आपसे क्वेश्चन करें, ये आपको इसलिए बताएं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है ध्यान से देखिए, आपको लिख दे वृत्त की परिधि आपको दे दिया जाए 88 सेंटीमीटर, अब आपसे त्रिज्या पूछे, आपसे कहा दे किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या बताइए। कैसे बताएंगे, जब ये सब पता रहेगा तभी तो बताएंगे। ऐसे कर सकते हैं, वृत्त की परिधि है 88 सेंटीमीटर तो 88 लिख देते हैं बराबर में, परिधि की जगह है 88 लिख दिया, परिधि है 88 सेंटीमीटर तो परिधि की जगह 88 लिख दिया। अब बराबर में क्या है 44/7 आर। अब देखिए 44 दूना होता है 88 तो हो गया ना हमारा 1/7 इंटू आर। अब देखिए 7 का गुना इसमें करेंगे तो 14, त्रिज्या कितना निकल कर आया 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमारी आई 14 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, क्वेश्चन में कहा कि वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या निकालिए। आपको फार्मूला पता है, वृत्त की परिधि होती है 44/7 इंटू आर। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, आपको अगर लंबे में निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं भैया। परिधि लिखिए, परिधि भी यह भी होता है, परिधि होता है 2πr। परिधि दिया 88 सेंटीमीटर, अगर लंबा में करना चाहते हैं तो देखिए अब पाई का मान लिखेंगे 22/7 और अब देखिए 44 दूना क्या हो गया भैया 22 दूना 22 चौके, देखिए 22 चौके 88, अब 2 दूना 4, अब 7 का गुना 2 में करेंगे 14, फिर आएगा यार यही निकल कर आएगा। इससे आसान तरीका यार रख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो परिधि होगी 44/7 इंटू आर। ये हो गया हमारा, ये तो है वृत्त। वृत्त की परिधि है भैया कितना 44/7 इंटू आर। अब आपको कहा दे, अब ध्यान से देखिए, आपको अगर कहा दे कि अब आपको तो ये पता है वृत्त की है, ये पूरे वृत्त की परिधि है 44/7। अब आपसे कहा दे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि होती है 36/7 इंटू आर, 36/7 इंटू आर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब पूरे वृत्त की परिधि है 44/7 तो अर्धवृत्त क्या 44 का आधा होना चाहिए ना, यहाँ पर 22 होना चाहिए, 36 क्यों आ गया, तो 36 इसलिए आया। अब ध्यान से देखिए, अब यहीं पर आकर आपको हम वृत्त बना के दिखा दें कैसे हम सॉल्व करते हैं। वृत्त की परिधि अर्धवृत्त की परिधि, आपको वृत्त बना के दिखा दें। ये है वृत्त, ये है उसकी त्रिज्या, मान लेते हैं व्यास है ये,
वृत्त का परिधि क्या होता है भैया? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। डायरेक्ट लिखते हैं, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। इसका मतलब क्या है? पाई आर प्लस पाई आर। 2 बार पाई आर है इसलिए 2 पाई आर। 1 पाई आर इसका हो गया नीचे वाले का, 1 पाई आर हो गया ऊपर वाले का। हो गया कि नहीं? ये तो हमारा हो गया। वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त, आधे वृत्त का 2 भाग कर लीजिए, आधे का पाई आर, आधे का पाई आर। ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है भैया, अब अर्धवृत्त निकालना है। तो ध्यान से देखिए अर्धवृत्त कैसे आता है। अर्धवृत्त 36/7 इंटू आर कैसे आया, ध्यान से देखिए। अर्धवृत्त का क्या निकाला भैया? परिमाप पहले आया पाई आर। अब ध्यान से देखिए, जब ये हमारा तो इतना परिधि का हो गया, इतनी परिधि का हो गया पाई आर। परिधि का हुआ, अभी केंद्र तक हम पहुँचे नहीं हैं। और जब परिधि से केंद्र तक जाएंगे तो कितनी दूरी चलनी पड़ी? आर। त्रिज्या के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी ना, तो प्लस में आर दूरी चलनी पड़ी। अब देखिए इतना तो हमारा हो गया, अब इतना नहीं चलें। अब जब यहाँ परिधि से फिर केंद्र तक चलेंगे तो आर दूरी चलनी पड़ेगी, फिर प्लस में आर हो गया। अब ध्यान से देखिए पाई आर। अब देखिए आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। ये हो गया। अब मैथ आपको तो पता है, मैथ चल रहा है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए अगर हम r को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा भैया? पाई प्लस 2। ये हो गया। अब आपको पता है कि भैया क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है 22/7। क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है 22/7। अगर हम यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दें तो हमारा आ जाएगा ना अर्धवृत्त का परिमाप। तो देखिए आर पाई का मान हो गया 22/7 प्लस में 2। अब देखिए 7 दूना, अब इसको सॉल्व कीजिए। 7 दूना 14, 14 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। 36/7 इंटू आर को पीछे कर दें, ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि। इसलिए इसका वृत्त की परिधि है 44/7 इंटू आर। ये हो गया हमारा। अब आपको कहा कि हमने अर्धवृत्त की परिधि है 36/7 इंटू आर, आपको विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह 44 है, 44 का आधा 22 होना चाहिए। यहाँ पर 22 लिखा जाना चाहिए 36 की जगह, लेकिन यहाँ पर हमने 36 लिखा, 22 नहीं लिखा। तो आपको सिद्ध करके दिखाया भैया कि अर्धवृत्त ले लीजिए। अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर। अब परिधि से केंद्र तक चलेंगे तो आर दूरी चलनी पड़ेगी, फिर इस परिधि के केंद्र तक चलेंगे तो फिर आर दूरी चलनी पड़ी। अब देखिए पाई आर, आर प्लस आर जोड़िएगा तो 2r होगा, 2r हो गया। अब आर को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 बचेगा। अब पाई का मान होता है 22/7। अब देखिए 7 दूना 14, 14 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36/7। ये आ जाएगा हमारा अर्धवृत्त। अगर नहीं पता तो भैया नोट कीजिए, 5 तक गिनेंगे, साइड हट जाते हैं। 1 2 3 4 5। ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन देख लेते हैं, का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या होता है भैया? अगर आपको दे दे किन्हीं 2 वृत्त की, आपको दे दे कोई 2 वृत्त है, उनका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए 4:1। कोई 2 वृत्त हैं, मान लेते हैं पहला ये दूसरा है। 2 वृत्त है, उनका रेशियो दिया है 4:1, 4:1। ये है। आपसे अगर पूछ ले उसकी त्रिज्या बताइए, उसकी त्रिज्या बताइए, परिमाप बताइए या व्यास बताइए। त्रिज्या बताइए, परिधि बताइए या व्यास बताइए। तो कैसे बताएंगे भैया? 5 तक गिनेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, साइड हट जाते हैं। 1 2 3
4 5। अब ध्यान से देखिएगा, 2 वृत्त दिए हैं, एक का क्षेत्रफल है 4 और दूसरे का क्षेत्रफल है 1। अब आपसे पूछ रहा है उसका त्रिज्या बताइए। त्रिज्या कैसे बताएंगे? अब ध्यान से देखिएगा, एक ट्रिक है यहाँ पर। त्रिज्या R से, व्यास D से और परिधि। परिधि मतलब परिमाप समझ लीजिए, ये हो गया हमारा परिधि। ये तीनों बराबर होंगे। जब भी आपको रेशियो में आंसर पूछेगा तब ये तीनों एक दूसरे के बराबर आते हैं। कैसे आते हैं? अब जब क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल, यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल है 4, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1। आपसे त्रिज्या पूछा है, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, त्रिज्या का दुगना है। क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, r स्क्वायर हो गया है, क्षेत्रफल r स्क्वायर हो गया है। अगर इसका वर्गमूल निकाल लें तो ये हमारा आ जाएगा ना त्रिज्या। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं। सबसे पहले त्रिज्या निकालते हैं। कैसे त्रिज्या निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या निकालने के लिए अगर इसका वर्गमूल कर दें, इधर 4 का वर्गमूल कर दिया, इधर 1 का वर्गमूल कर दिया। जब 4 का वर्गमूल क्या होगा भैया? 2। 4 को रूट से निकालेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4 तो 2। अब इसका निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो 2 वृत्त की क्षेत्रफल दिया है 4:1 और आपसे पूछा उसकी त्रिज्या बताइए। आपको त्रिज्या पता चल गई 2:1। और आपसे हमने कहा जो त्रिज्या निकल कर आएगा वही व्यास भी होगा, वही परिमाप भी होगा। जी हाँ, अगर आपको क्वेश्चन रेशियो में पूछा है ना, जो त्रिज्या निकल कर आएगा वही परिमाप भी होगा, वही व्यास भी होगा, वही त्रिज्या भी होगी। परिमाप, व्यास और त्रिज्या हमेशा बराबर होंगे। कैसे होंगे? आपने त्रिज्या निकाला, अगर त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या आया है 2:1, अगर त्रिज्या के बराबर हमारा व्यास आ जाता है या परिधि आ जाती है तो क्या होगा भैया? त्रिज्या के बराबर परिधि आ गई तो समझ लीजिए परिधि बराबर है त्रिज्या के, और त्रिज्या के बराबर व्यास आ गया तो समझ लीजिए परिधि बराबर है त्रिज्या और व्यास दोनों के। आपसे हमने यह कहा कि कोई भी क्वेश्चन रेशियो में दे दे तो उसका त्रिज्या, व्यास और परिधि तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे? ये हमने अभी त्रिज्या निकाला। अब चल लीजिए हम उसका परिधि निकालते हैं। परिधि क्या होता है भैया? परिधि होता है हमारा 2πr। इतना आपको पता है? हाँ पता है भैया, पता है। अब देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल दिया था हमने, त्रिज्या निकाला। पहले का हम निकालेंगे परिधि। पहले का परिधि होगा 2πr और दूसरे का परिधि होगा 2πr। अब देखिए पहले का हमने त्रिज्या निकाला, आया था 2, तो हम लिख दे 2π2 लिख सकते हैं r की जगह। क्यों नहीं लिख सकते भैया? त्रिज्या निकाला तो त्रिज्या जगह 2 लिख दीजिए। हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2π, इसकी भी दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने निकाली 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। अब देखिए इस पाई से, इस 2π से यह 2π कट गया, आया कितना? 2π1 आया हमारा 2π 2:1। अब देखिए ध्यान से, त्रिज्या और परिधि दोनों बराबर आए कि नहीं? त्रिज्या जब हमने निकाला तो आया 2:1। अब जब हमने परिधि निकाला वह भी आया 2:1। अब तो या तो इतना तो हो गया भैया, त्रिज्या और परिधि बराबर हो गए हैं, एकदम बराबर हो गए हैं। अब आप व्यास अगर निकालो इसके बराबर आ गए तो हम मान लेंगे कि त्रिज्या, व्यास और परिधि एक दूसरे के बराबर होंगे। जब भी रेशियो में क्वेश्चन पूछेगा तब त्रिज्या, व्यास और परिधि एक दूसरे के बराबर होंगे। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे भैया। ध्यान से देखिए, व्यास निकालना है ना आपको। व्यास आपको हमने अभी जस्ट 5 मिनट पहले आपको बताया कि व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। हमने पहले वृत्त का त्रिज्या निकाला 2, पहले वृत्त की त्रिज्या निकाली 2,
तो व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, मतलब 2 का गुना 2 में कर दे तो 4 हो जाएगा। पहले वृत्त की व्यास आ गई 4। कैसे आ गई? व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। अगर त्रिज्या 2 है तो दुगना उसका कितना होगा? 4 होगा। अब देखिए, पहले वृत्त की व्यास आ गई 2। अब देखिए दूसरे वृत्त का त्रिज्या हमने निकाला, आया था 1। जब 1 में 2 का 1 का दुगना कितना होगा भैया? 2 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा 2। अब देखिए 2 दूना 4, 2 इक्के में 2, 2 दूना 4 कट गया। आया कितना? 2:1। व्यास 2:1। परिधि 2:1। त्रिज्या 2:1 भैया। तो इसमें करने क्या बात है? क्वेश्चन दिया था 2 वृत्त हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया था 4:1। आपसे पूछा त्रिज्या निकालें तो क्या होता है भैया? त्रिज्या जो क्षेत्रफल दिया रहेगा उसका वर्गमूल कर देंगे, त्रिज्या निकल आएगा। उस पर रूट चढ़ा दिया, 4 का रूट 2, 1 का रूट 1 हो गया। अब देखिए आपसे पूछा परिधि, परिधि कैसे निकाला? 2πr × 2πr। आर का मान दिया था 2, 1 का मान दिया था 1। पाई से पाई, 2π से 2π कट गया। आया कितना? 2:1। अब व्यास, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। जब त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 4। अगर त्रिज्या 4 होती तो व्यास हो जाता 8। दुगना त्रिज्या का 2 गुना। तो जब त्रिज्या 2 दिया है तो उसका व्यास 4 होगा। जब त्रिज्या 1 दी है तो उसका व्यास 2 होगा, दुगना। अब देखिए 2 दूना 4, 2 इक्के में 2, 2 दूना 4। आंसर कितना निकल कर आया भैया? आंसर निकल कर आया हमारा सेम टू सेम 2:1 आ गया हमारा ना। त्रिज्या, व्यास और परिधि एक दूसरे के बराबर हैं जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन दे दें किसी वृत्त की त्रिज्या में, मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें। ध्यान से देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें। आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें तो उसकी परिधि क्या होगी? उसकी परिधि में कितने % की वृद्धि होगी? परिधि में कितने % की वृद्धि होगी ये बताइए। किसी वृत्त की त्रिज्या में हमने 10% की वृद्धि कर दी और आपसे पूछा कि उसकी परिधि में कितने % की वृद्धि होगी, तो आप क्या कहेंगे भैया? अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमने कहा था भैया अगर जितना त्रिज्या है उतना परिधि होगा उतना व्यास, मतलब कि त्रिज्या परिधि और व्यास आपस में बराबर होंगे। अगर हम त्रिज्या को घटाएंगे तो परिधि भी घटेगा और व्यास भी घटेगा, या हम व्यास को बढ़ाएंगे तो परिधि भी बढ़ेगा और त्रिज्या भी बढ़ेगा। एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती समझ लीजिए, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। मतलब क्या है? एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है, लेकिन ये अनुक्रमानुपाती है। त्रिज्या को अगर हम बदलेंगे तो परिधि भी बदल जाएगी, व्यास भी बदल जाएगा। अगर हम त्रिज्या में 10% की वृद्धि करेंगे तो परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी और व्यास में भी 10% की वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन में हमने कहा कि त्रिज्या में 10% की अगर वृद्धि कर दें तो उसके परिधि में कितने % की वृद्धि होगी भैया? तो कितने % की वृद्धि होगी? 10% की ना वृद्धि होगी। त्रिज्या में 10% की वृद्धि करेंगे तो परिधि में भी 10% की वृद्धि होगी और व्यास में भी 10% की वृद्धि होगी। ऐसे तो हो गया हमारा, ये तो हो गया। अब आपसे कहा, ये तो हो गया। अगर त्रिज्या में हम 10% की वृद्धि कर दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दें, आपसे क्वेश्चन को घुमा दे कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तब क्या बताएंगे? अभी त्रिज्या परिधि और व्यास चल रहा था, अब बीच में क्षेत्रफल आके टपक गया, पता नहीं कहाँ से। तो ध्यान से देखिए, त्रिज्या में 10% की वृद्धि किए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जब भी वृद्धि होगी तब a + b + ab/100, ये फार्मूला लगेगा। जब वृद्धि होगी तब, ये भी फार्मूला इसे कहते हैं, वृद्धि होगी तो
अब जब इसमें घटेगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या दिया, जब क्षेत्रफल पूछेगा तभी आपको दे देगा त्रिज्या 10% है, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, कितने % की वृद्धि हुई, तब यही ए बी फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए क्षेत्रफल त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, जितनी वृद्धि होगी वही हम ए और बी की जगह लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए 10% की वृद्धि हुई तो एक की जगह 10 होगा, बी की जगह 10 होगा ना। तो क्या करेंगे 10 + 10 प्लस ए बी 10 × 10/100 होगा ना। आपसे हमने कहा कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की परिवर्तन होगा, मतलब कितने % की वृद्धि होगी। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ए बी फार्मूला। अगर वृद्धि हो रही है तो a + b + AB/100%, ये फार्मूला लगाएंगे। और जितनी वृद्धि होगी ए की जगह वही वृद्धि लिख देंगे, बी की जगह वही वृद्धि लिख देंगे, आपका आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या होगा भाई, 1 का गुना 1 में करेंगे। देखिए 10 + 10 20 और 1 21% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, 21% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में। त्रिज्या 10% जब बढ़ाएंगे हम तो क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। कैसे निकालेंगे, a + b + AB/100, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। अब आपसे इसी में कह दें, ये तो वृद्धि था भैया, आपसे कहा दे कि अगर त्रिज्या में 10% का लॉस कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगी। त्रिज्या में अगर 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a + b + AB/100, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया, त्रिज्या 10% घट रही है तो a की जगह -10, अब b की जगह भी हो जाएगा भैया -10। और देखिए माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तब क्या होगा, माइनस माइनस जब यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो क्या हो गया, 10 × 10/100। अब देखिए 0 0 0 0 क्या होगा भैया, 10 10 -20 + 1 क्या हो जाएगा भैया, -21% की लॉस हुआ इसमें। ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। आपसे अगर हम पूछ लें, अब ध्यान से देखिएगा, आपसे अगर हम पूछ लें किसी वृत्त की त्रिज्या में, कोई वृत्त है, सेम टू सेम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 9:1। एक वृत्त है, दो वृत्त हैं, ये दो वृत्त हैं। पहला वृत्त का क्षेत्रफल 9, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1। आपसे पूछ ले त्रिज्या क्या होगा, आपसे पूछ लें त्रिज्या बताइए, त्रिज्या r बताइए, व्यास बताइए, परिधि बताइए, क्या होगा। आपसे हमने कहा जब भी रेशियो में क्वेश्चन दे तो जो त्रिज्या आएगी वही व्यास आएगा, जो व्यास आएगा वही परिधि होगा। त्रिज्या क्या होगा भैया, इसका रूट कर दीजिए, रूट क्या होगा, 9 का रूट होगा 3, 1। वही व्यास भी निकल कर आएगा। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 3 दूना 6 और 2। क्या करेंगे भैया, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है तो 3 का गुना कितना होगा, 6, 1 का गुना 2 2, 3 कितना होगा, 3:1। अब परिधि क्या होता है भैया, 2πr। परिधि होता है 2πr = 2πr। अब त्रिज्या हमने निकाला 3, पहले वृत्त का त्रिज्या निकाला 3, तो r की जगह लिख देते हैं 3। अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाली 1, तो इसकी जगह लिख देते हैं 1। अब देखिए 2π कट गया, कितना आया, 3:1। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देते हैं। क्या किया हमने, दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, आपसे पूछा त्रिज्या, तो क्षेत्रफल दिया है भैया, क्षेत्रफल πr का स्क्वायर, r का स्क्वायर हो गया ना। स्क्वायर से हटाने के लिए उस पर रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर हट जाएगा। तो क्या किया भैया, क्षेत्रफल दिया तो उस पर रूट चढ़ा दिया, तो 9 का रूट 3, 1 का रूट 1। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 3 दूना 6, 2 1 2। अब देखिए 2 1 2, 2 3 6 कट गया। परिधि 2πr,
पर 2 पाई आर का मान दिया है 3, एक का आर दिया है 1, 2 पाई कट गया, आया कितना 3:1। क्वेश्चन को मन गए तो इसको नोट कर लीजिए, 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपको एक क्वेश्चन दे दें, आपको एक क्वेश्चन दे दें, हम आपको एक क्वेश्चन दे दें, आपको एक क्वेश्चन दे दें, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, किसी वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या बताइए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना भैया 154 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन आपके किताब में होगा, लगभग पहले ही क्वेश्चन होगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 से वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, वर्ग सेंटीमीटर हटा देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर या तो लिख देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। वो आपसे पूछा है भैया इसकी त्रिज्या बताइए, त्रिज्या बताइए। त्रिज्या कैसे बताएंगे, फार्मूला आपको अभी बताया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल दिया है 154, आपको क्षेत्रफल दिया है 154। पाई का मान क्या होता है भैया, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7 और आर का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हम बताएंगे, 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5। सॉल्व कर लिए, इसको बताएंगे कैसे होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भैया, 7 बार जाएगा कि नहीं, 22 सत्ते कितना होता है, 22 का गुना 7 में कर दीजिए, 14 15, 22 सत्ते होता है 154, तो 22 से काट दीजिए ना, 22 से 154 कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 22 54 काटेंगे 7 बार जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया भैया, क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है त्रिज्या, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल जब दिया है तो क्षेत्रफल की जगह 154 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब बराबर में पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब 22 से 154 7 बार में कटेगा। अब देखिए क्या बचा, बचा ये हमारा बचा इतना, या तो ऐसे भी कर सकते हैं भैया, आर का स्क्वायर पान इतना। अब देखिए 7 का गुना 7 में करेंगे तो हो जाएगा 49 आर का स्क्वायर। अब देखिए जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यह अंडर रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 49 आर, स्क्वायर हटाए तो यह अंडर रूट में हो जाएगा। 49 का वर्ग क्या होता है भैया, वर्गमूल होता है 7, तो आर हमारा आ गया 7। क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। बस आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, आपको हमने फार्मूला बता दिया, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है भैया, 2 पाई आर, शॉर्टकट में लिखना चाहे तो 44/7 इंटू आर। ये तो वृत्त की परिधि थी। अब आपसे पूछ ले अर्धवृत्त की परिधि, तो होता है भैया 36/7 इंटू आर। क्षेत्रफल में जब भी आपको दे क्षेत्रफल, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, आपसे पूछे त्रिज्या क्या होगा, व्यास क्या होगा, परिधि क्या होगा, जो त्रिज्या निकल कर आएगी वही परिधि निकल कर आएगा, वही व्यास भी होगा। इतना हो गया। अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई, तो उसके परिमाप में कितनी % की वृद्धि हो गई, तो आपको हमने पहले ही बताया था, अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो व्यास भी बढ़ेगा, परिधि भी बढ़ेगी। अगर त्रिज्या घटाएंगे तो व्यास भी घटेगा, परिधि भी घटेगी। मतलब कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि करेंगे तो व्यास भी 10% बढ़ेगा और परिधि भी 10% बढ़ेगी।
बस। अगर आपको दे दे क्वेश्चन में कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10%, त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो a प्लस बी प्लस ए बी इंटू अपान 100 का फार्मूला लगाएंगे, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 10% घटा दे और क्षेत्रफल में पूछे कि कितने क्षेत्रफल में कमी हुई है तो माइनस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वित्त के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय, गुड नाइट, नमस्कार।